हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लानट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। ऑल्टरनेटिंग करंट का हम पढ़ रहे थे बेसिक लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। तो टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में हमने पहला सर्किट पढ़ा रेजिस्टेंस वाला, सर्किट विच कंटेन्स प्योर रेजिस्टेंस ओनली। सेकंड पढ़ा हमने सर्किट विच कंटेन्स प्योर कैपेसिटर ओनली। आज थर्ड बेसिक सर्किट है सर्किट विच कंटेनिंग प्योर इंडक्टर ओनली। तो लेट्स स्टार्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट, टाइप्स ऑफ सर्किट नंबर 3, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर है अपने पास सर्किट में, ओनली इंडक्टर। तो आप देखो सर्किट कैसा बनेगा, इस तरह का। ये सर्किट है, इंडक्टर दे दिया, इंडक्शन कॉइल दे दिया, अप्लाइड वोल्टेज सोर्स आपको पता है। अप्लाइड वोल्टेज सोर्स कौन सा होता है? एसी वोल्टेज सोर्स। हम सर्किट पढ़ रहे हैं एसी का, तो वोल्टेज भी कौन सा लगाएंगे? एसी का। और अप्लाइड वोल्टेज जो हम लेते हैं वो फिक्स है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अप्लाइड वोल्टेज आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो वी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड वोल्टेज हो गया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं कि जब सर्किट में एल होगा तो इसके अंदर करंट क्या फ्लो होगा। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट या उसकी इक्वेशन हमें लिखनी है, तो करंट की बात करें। कैपेसिटर वाले में हमने करंट कैसे निकाला था? कैपेसिटर वाले में हमने चार्ज निकाला और चार्ज से डिफरेंशिएट करके करंट निकाला था, Q इक्वल्स टू CV, और dQ बाई dt से करंट निकाला था। बट ये है आपके पास कॉइल। कॉइल में दिया होता है L होगा इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन कॉफिशिएंट। ठीक है, L क्या है कॉइल के लिए? L है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल L होता है। ठीक है, अब करंट कैसे निकालेंगे? तो सेल्फ इंडक्शन या फैराडे सेकंड लॉ हमने पढ़ा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ E, ये सेकंड लॉ हमने लगाया था कॉइल के ऊपर सेल्फ इंडक्शन में। तो सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू थी L di बाई dt। ईएमएफ की वैल्यू इक्वल्स टू होती है L di बाई dt। इस सेल्फ इंडक्शन में फैराडे सेकंड लॉ लगाने पर ये रिलेशन हमें मिला था। तो ईएमएफ यहां पर वोल्टेज है, तो ईएमएफ को हम V लिखेंगे, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा L di बाई dt। और V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू आपके पास है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V इक्वल्स टू रख देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो dt है ये आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और L जो है उसको डिवाइड कर देंगे और राइट साइड में आपको मिलेगा di। तो di की वैल्यू है V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। तो यहां से इंटीग्रेशन करके हम क्या निकाल सकते हैं? जब आपके पास di आ गया तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो di इक्वल्स टू क्या है? तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है हम वो निकालना चाह रहे हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन करके नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। देखो di की वैल्यू है, di इक्वल्स टू मिला आपको V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर तो आ जाएगा I, यहां पे V नॉट बाय L तो कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस में, राइट। सो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा तो मैंने बाहर ले लिया। तो करंट की इक्वेशन क्या आ रही है? देखो करंट की इक्वेशन है V नॉट अपॉन L ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ये करंट की इक्वेशन है, राइट। अब जो आगे की जो वैल्यू होती है इट्स कॉल्ड पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जो इसमें मिलेगी I नॉट। तो I नॉट की वैल्यू एक तो मैच कर लें। I नॉट की वैल्यू क्या होगी? V नॉट अपॉन L ओमेगा। दूसरा ये माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज कॉल्ड माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर? तो यहां पर करंट की इक्वेशन मिल गई, करंट की इक्वेशन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, राइट। और पीक वैल्यू की वैल्यू मिल गई, पीक वैल्यू की वैल्यू है V नॉट अपॉन L ओमेगा। क्लियर? अब देखो, अब ये जो करंट की इक्वेशन हमें मिली, ये करंट कहां फ्लो हो रहा है हमारे पास? यहां पर। तो करंट फ्लो हो रहा है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस
π/2। अब एक तो आई नॉट की वैल्यू नोट करें, एक करंट की इक्वेशन आप नोट कर रहे हैं ओमेगा टी माइनस π/2। क्लियर? तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखकर ये बता सकते हो कि करंट का फेज ओमेगा टी माइनस π/2 है, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है। तो इक्वेशन में फेज डिफरेंस आप नोट कर सकते हो कितना है, π/2 का, मीन्स 90 डिग्री का माइनस π/2, जो आपको मिला था इस तरह से। यहां से माइनस कॉस ओमेगा टी को मैंने क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस 90 इक्वल्स टू होगा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस 90 मैंने लिखा, मीन्स थीटा में से 90 कम करोगे मतलब क्वाड्रेंट फोर्थ आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। साइन थीटा माइनस 90 इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा हम लेंगे यहां पर। क्लियर? तो माइनस कॉस थीटा लिया, तो माइनस कॉस थीटा की जगह साइन थीटा माइनस 90 लिया हमने। साइन थीटा की जगह ओमेगा टी है, माइनस 90 की जगह मैंने लिख दिया माइनस π/2। तो करंट की इक्वेशन मिल गई, आई नॉट की वैल्यू मिल गई। क्लियर? अब देखो आगे, करंट की इक्वेशन मिलने के बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट कह लो या सेकंड पॉइंट कह लो। सेकंड पॉइंट हमने छोड़ा था यहां पर, करंट मिल गया था, करंट की वैल्यू। तो सेकंड पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं करंट। तो करंट निकालने के लिए हमें डी का इंटीग्रेशन किया, ये करंट की इक्वेशन मिल गई। तो करंट के बाद थर्ड आ जाए, तो थर्ड हम लिख सकते हैं यहां पर। थर्ड, जैसे मैंने पहले बताया था कि आई नॉट की वैल्यू क्या मिली, आई नॉट की वैल्यू मिली वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, राइट। और वी नॉट अपॉन आई नॉट, वी अपॉन आई मतलब वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और यहां पर इसको बोलेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कौन सा, इंडक्टिव, कॉइल का है ना, तो कॉइल का रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का क्या पढ़ा था, कैपेसिटर का था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है, और इंडक्शन का, कॉइल का रेजिस्टेंस या कॉइल का रिएक्टेंस XL होता है। तो XL की वैल्यू थी, XL की वैल्यू होनी चाहिए वी नॉट अपॉन आई ओमेगा। तो आई ओमेगा सॉरी वी नॉट अपॉन आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू यहां से रख दो, वी नॉट अपॉन वी नॉट एल ओमेगा। ठीक है, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, XL की वैल्यू आ गई एल ओमेगा। XL की पहली वैल्यू एल ओमेगा, और XL का दूसरा रिलेशन हम कह सकते हैं L इंटू 2πf, ये XL की वैल्यू है। क्लियर? तो XL की वैल्यू एल ओमेगा, XL की वैल्यू होगी 2πf। अब आपको यहां पे क्लियर है कि XL जो होगा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो XL मतलब कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा, कॉइल का जो रिएक्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा। तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाए XL का और फ्रीक्वेंसी का, ये ग्राफ कैसा आएगा, ये XL है, ये फ्रीक्वेंसी है, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। कैपेसिटर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस XC डिक्रीजेस, बस यहां पर क्या होगा, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस XL ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? तो ये XL का रिलेशन निकला, XL का फॉर्मूला मिला, XL का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन मिला, ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाए। पॉइंट नंबर फोर्थ में इक्वेशन देखकर सबसे पहले फेज डिफरेंस की बात करें। फेज डिफरेंस जो मिला आपको फाई, इसमें वो था माइनस π/2। आपने इक्वेशन देखी, करंट की इक्वेशन में क्या आया था, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इक्वेशन आप सबको पता है, करंट की इक्वेशन मिली थी हमें ओमेगा टी माइनस π/2, तो वोल्टेज तो क्या होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन आएगी ओमेगा टी माइनस π/2, तो करंट यहाँ का फेज जो होगा माइनस π/2 है। अब आप एक बात बताओ कि लीड कौन करेगा, करंट लीड करेगा इंडक्शन कॉइल में, इंडक्शन वाले सर्किट में करंट लीड करेगा कि वोल्टेज लीड करेगा। फेज में करंट का फेज वोल्टेज के फेज से कम आ रहा है, माइनस π/2 है, तो इसका फेज कम है मतलब माइनस π/2 है। फेज में एक कम है मतलब फेज में पीछे है,
तो पीछे कौन रहेगा? करंट। तो इसमें आप कहोगे आई लैग्स बिहाइंड V बाय पाई बाई टू। आई लैग्स बिहाइंड लिख दिया तो पाई बाई टू। फेज डिफरेंस तो आप लिख सकते हो माइनस पाई बाई टू। अब माइनस पाई बाई टू का मतलब ही होता है लैगिंग, और आपने लिख दिया लैग्स बिहाइंड V बाय पाई बाई टू। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? माइनस पाई बाई टू है। करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, अब इसी में हम फिर, अब जब आपको फेज डिफरेंस पता है तो इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट को फेजर मानेंगे। वोल्टेज और करंट को फेजर मानते हुए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो वोल्टेज का डायग्राम फिक्स होता है। वोल्टेज आप हमेशा, क्योंकि वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और ये डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं t इक्वल्स टू 0 पर। तो t इक्वल्स टू 0 पर ड्रॉ करोगे तो ओमेगा टी जो एंगल होगा वो आपका 0 बनेगा। जितना उसमें एंगल होता है उतना ये फेजर, उतना ही एंगल सेम फेजर में भी बनता है। अब करंट का एंगल क्या है? करंट का एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। वोल्टेज में फेज था ओमेगा टी, जो आपका 0 हो गया, t 0 पुट करेंगे तो I का फेज होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो t 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया वोल्टेज का, तो वोल्टेज का तो ये ग्राफ, ये वेक्टर आ गया। अब I का वेक्टर बनाना है तो I का फेजर बनाना है, तो I का फेजर के लिए I का एंगल क्या है? माइनस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू होता तो आगे बनता, माइनस पाई बाई टू होगा मतलब पीछे बनेगा। तो करंट के लिए माइनस पाई बाई टू, तो पीछे ले आए, ये करंट यहाँ आएगा। ये है करंट। इंडक्शन में फ्लो होने वाला करंट होगा I, जो वोल्टेज से पीछे होगा पाई बाई टू। क्लियर? अब आप देखो फेज डिफरेंस हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, तो हम इसका आगे नेक्स्ट वेव डायग्राम भी बना सकते हैं। 6 पॉइंट में हम इसका वेव डायग्राम बनाएं। वेव डायग्राम, अब वेव डायग्राम के लिए आप देखो दोनों की इक्वेशन लिखूं मैं। V की इक्वेशन होती है V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट की इक्वेशन हमें मिली, जैसा कि आपको पता है करंट वो थी I नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, हमने लिया था माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी एंगल था। ठीक है, अब दोनों के लिए ग्राफ अगर ड्रॉ करें, दोनों के लिए ग्राफ मतलब वेव डायग्राम हमें बनाना है, ग्राफ बनाना है, वेव डायग्राम बनाना है, तो वोल्टेज का ग्राफ तो फिक्स रहता है, ये आ गया। क्योंकि वोल्टेज में तो साइन कर्व बनेगा, वोल्टेज में साइन ओमेगा टी है, तो साइन का फ्लक्चुएशन, साइन वेव बनेगी वोल्टेज के लिए। बट करंट के लिए कॉस की वेव बनेगी, बट वो भी कैसा कॉस है? माइनस का कॉस है। तो यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो t 0 पुट करोगे तो कॉस 0 होगा। कॉस 0 होगा तो ये करंट की वैल्यू क्या आएगी? माइनस आई नॉट। एट t इक्वल्स टू 0 I इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस आई नॉट। जबकि वोल्टेज की बात करूं तो t इक्वल्स टू 0 पर वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा। तो वोल्टेज तो 0 ही है, बट करंट क्या है? माइनस आई नॉट है। तो वोल्टेज की वैल्यू ये ले लें V नॉट। अब करंट की वैल्यू माइनस आई नॉट कहाँ होगी? थोड़ा सा वोल्टेज से नीचे होता है, ये प्लस आई नॉट है, इतना ही। आप नीचे चले जाए तो माइनस आई नॉट होगा। तो ग्राफ करंट का माइनस कॉस ओमेगा टी है, ये ग्राफ इसका यहां से शुरू होगा इस तरह से। ठीक है, अब आप देख लो वोल्टेज 0 है, करंट तो माइनस आई नॉट पर है अभी। तो जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा तब करंट 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज आगे, करंट पीछे है। जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा उस समय वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है। जब एक मैक्सिमम है दूसरा मिनिमम है तो उसको कहते हैं फेज का डिफरेंस। और फेज डिफरेंस में आपको केवल ये समझना है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। तो वो आप एंगल देखकर बता सकते हो। करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर एंगल कम हो रहा है तो पीछे है, वोल्टेज यहां पर आगे है, करंट आपका पीछे है। क्लियर? कैपेसिटर में यहां पे प्लस पाई बाई टू था, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्शन में करंट लैग करता है। ठीक है, अब आगे जाके जब हम आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सर्किट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सी सर्किट में क्या एंगल था और एल सर्किट में क्या एंगल था। तो उसको हम छोटे से तरीके से याद कर सकते हैं। देखो, छोटा सा सिंपल सा तरीका है। आपके पास सर्किट आपने पढ़ा आर,
फिर आपने पढ़ा C, फिर आपने पढ़ा L। R में तो आपको याद रखना है फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। C में करंट प्लस π/2 मतलब आगे होता है, और L में करंट पीछे होता है, माइनस π/2 आया था। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चों को याद नहीं रहता कि L में करंट आगे था कि C में करंट आगे था। तो मैं इसको सिंपल तरीके से बोलता हूं कि ऐसे याद रखो, अल्फाबेटिकली चलें तो R की तो बात करनी नहीं, R में तो फेज डिफरेंस 0 होता है, हमें कंफ्यूजन होता है C और L में। तो अल्फाबेटिकली चलें तो आगे कौन आता है, ABCD, आगे कौन आएगा, L आएगा कि C आएगा, आगे C आता है। तो पहले C आएगा तो हम कह सकते हैं C आगे आता है तो C में करंट आगे होता है, और L अल्फाबेटिकली पीछे आता है तो L में करंट भी पीछे होता है। वोल्टेज आपका फिक्स होगा दोनों में, वोल्टेज आपका फिक्स कर दिया ना V0 sin ωt, इसलिए मैं करंट की बात कर रहा हूं। अप्लाइड वोल्टेज फिक्स होगा, अप्लाइड वोल्टेज मैंने फिक्स रखा था, R में भी, C में भी, L में भी, आगे भी फिक्स रखेंगे। तो अप्लाइड वोल्टेज को फिक्स मानते हुए अगर आप देखो तो C में करंट आगे, L में करंट पीछे, C अल्फाबेटिकली आता आगे है इसलिए करंट आगे रहेगा, L अल्फाबेटिकली पीछे आता है इसलिए करंट पीछे रहेगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसका फेजर डायग्राम बनाया, वेव डायग्राम बनाया। अब हमारा सर्किट हो गया आपके पास, ये वाला हमने पढ़ा L सर्किट। तो बेसिकली 3 सर्किट पढ़े हमने, पहला R सर्किट, दूसरा C सर्किट और तीसरा L सर्किट। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको न्यूमेरिकल से और इन सर्किट का बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ वोल्टेज V 60 πt volt is applied across 20 ohm resistor. What will an AC emitter in series with the resistor read? अब आपका सिंपल एक ये कौन सा सर्किट पर बेस्ड होगा, R सर्किट पर। ठीक है, तो R सर्किट पर बेस्ड है तो उसका आप देखो सॉल्यूशन। सर्किट है R, आपसे पूछा है एमीटर जो लगा हुआ है सीरीज में। मैं इसका फर्स्ट का आंसर बना रहा हूं, देखो आंसर फर्स्ट का सर्किट बनाऊं। देखो सबसे पहले R, ये लगा दिया एमीटर और ये लगा दिया अप्लाइड वोल्टेज। R की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। वोल्टेज कितना है, 60 sin πt, ये वोल्टेज की वैल्यू है। क्लियर। अब आपसे पूछा एमीटर, मतलब एमीटर का करंट क्या है। तो बेटा एमीटर का करंट, पहली बात तो बताओ एमीटर कौन सा करंट रीड करता है, एमीटर कौन सा करंट रीड करेगा। तो एमीटर कौन सा करंट रीड करता है, हमने पढ़ा था कि मेजर्ड वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू होती है ना। इफेक्टिव वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस। मैंने पहले बोल दिया आरएमएस, तो कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस। तो आईआरएमएस अगर आपको चाहिए तो सर्किट के हिसाब से चलें अगर, तो आईआरएमएस इक्वल्स टू सर्किट के हिसाब से सिंपल रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे वीआरएमएस में, तो करंट मिल जाएगा। भी आर सर्किट है, सिंपल ओम्स लॉ लगाना है, आई निकालना है तो वीआरएमएस अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो है 20, वीआरएमएस कितना है, आपको वी की इक्वेशन दी हुई है, तो वी की इक्वेशन दी हुई थी, इस इक्वेशन से आगे की जो वैल्यू है ये क्या है, 60 वोल्ट। ये कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है। तो अगर ये पीक वैल्यू है 60 वोल्ट तो वीआरएमएस निकाल सकते हैं। वीआरएमएस आएगा 60/√2, वो वीआरएमएस वहां पुट करोगे आप। ठीक है, तो वीआरएमएस की वैल्यू होगी 60 वोल्ट, तो पीक वैल्यू थी 60/√2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो 60/20, 20/3 ये आ गया 3, तो आईआरएमएस की वैल्यू आ गई 3/√2, 3/√2, तो आईआरएमएस की वैल्यू है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। √2 कितना होता है, √2 होता है 1.1, तो 3/1.141, ये वैल्यू आ गई आपके पास 2.6 एम्पियर। तो एमीटर कौन सी वैल्यू रीड करेगा, 2.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आईआरएमएस। आईआरएमएस होगा 3/√2, होगा 2.6। वैसे आपको पता है अगर I0 निकालना हो
तो आई नॉट क्या होता है, आई आर एम एस इंटू √2। आई आर एम एस की वैल्यू है 3/√2, √2 से √2 कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। करंट की पीक वैल्यू 3 एम्पियर है, बट करंट की आरएमएस वैल्यू 2.6 एम्पियर। तो एमीटर तो क्या रीड करेगा, आरएमएस वैल्यू। क्लियर? तो पीक वैल्यू आपके पास 3 एम्पियर मिल गई, तो आप यहां से करंट की इक्वेशन लिख सकते हो। इसमें फ्लो होने वाले करंट की इक्वेशन भी लिख सकता हूं मैं। पीक वैल्यू कितनी है, 3 साइन ओमेगा टी की जगह दिया हुआ था पाई टी, मैंने रख दिया लो पाई टी। फेज डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है। कौन सा सर्किट है, आर सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, 0। तो जब वोल्टेज का फेज पाई टी है तो करंट का फेज भी पाई टी होगा, और आई नॉट की वैल्यू 3 एम्पियर होगी। तो इस तरह से हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं अगर आपसे इक्वेशन पूछेंगे तो। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए। एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स E 100 sin 1000t, अप्लाइड वोल्टेज 100 sin 1000t। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिल गई, ये मिल गई E नॉट या V नॉट, और 1000t मतलब किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू मिल गई, V नॉट की वैल्यू मिल गई। इज कनेक्टेड थ्रू इंडक्टर ऑफ 10 माइक्रो हेनरी। अभी हमने पढ़ा एल सर्किट, तो एल सर्किट का इंडक्टेंस दिया हुआ है। फिर इसने पूछा देन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट मैंने अभी लिखी रेजिस्टेंस वाले में, ऐसी इक्वेशन इसकी भी लिखनी है, किसकी, इंडक्शन वाले की। तो हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करें इस तरह से। देखो तो वोल्टेज की इक्वेशन इसने E से लिखा है, हम V से भी लिख सकते हैं। इसने कहा 100 sin 1000t, ये तो वोल्टेज की इक्वेशन होगी। L इसने दे दिया 10 माइक्रो हेनरी। अब इसने बोला है करंट की इक्वेशन लिखो। अब करंट की इक्वेशन के लिए आई नॉट निकालना होता है। आई नॉट आएगा V नॉट बाय एल सर्किट है ना, तो आई नॉट निकालोगे तो ये आएगा V नॉट बाय रेजिस्टेंस, किस सर्किट का, एल सर्किट का। और एल सर्किट का रेजिस्टेंस होता है XL। क्लियर? तो V नॉट बाय XL, और XL की वैल्यू क्या होती है, L ओमेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में R से डिवाइड किया था बिकॉज R सर्किट था। सेकेंड क्वेश्चन में L सर्किट है तो XL से डिवाइड होगा, R से नहीं XL से। R इटसेल्फ ओम होता है, और यहां पर R रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कॉइल का रेजिस्टेंस XL से डिनोट होता है, तो ये आएगा L ओमेगा ओम, ये रेजिस्टेंस है। तो V नॉट कितना है, V नॉट गिवन है 100, कहां पे गिवन होता है V नॉट, ये रहा मल्टीपल। L कितना है 10 माइक्रो, तो 10⁻⁻⁶। और ओमेगा कितना है, ओमेगा डायरेक्टली यहां से ले सकते हो, ये आएगा 1000। L कितना था, 10 था, चेक कर लें एक बार। L कितना था, 10 माइक्रो हेनरी। तो L ठीक है 10 माइक्रो हेनरी मैंने ले लिया, 10 माइक्रो हेनरी आ गया। अब कितने जीरो कैंसिल होंगे, देखो 1 2, 2 जीरो तो यहां कैंसिल कर दिए मैंने, 2 जीरो ये वाले कैंसिल हो गए इससे, तो ऊपर आएगा तो 10⁴ आ जाएगा। क्या आया मेरे पास, करंट आ गया। करंट आ गया, 100 से 1000 ये कैंसिल कर दिया, 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो 10⁴ एम्पियर, 10,000 एम्पियर करंट मिल गया मुझे, ठीक है भाई। बट इसने कहा था आपको न्यूमेरिकल में कहा गया इक्वेशन लिखो। तो करंट की इक्वेशन क्या होती है, एल की अभी पढ़ी हमने, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। एल है, एल पीछे आता है, करंट पीछे होता है, तो करंट की इक्वेशन में पीछे होगा, कितना पीछे होता है 90 डिग्री। तो करंट की इक्वेशन लिखोगे ओमेगा टी माइनस π/2। अगर सी सर्किट होता तो ओमेगा टी प्लस π/2, सी आगे आता है, करंट आगे होता है, एल पीछे आता है, करंट पीछे होता है, करंट पीछे होता है मतलब फेज माइनस में लिखोगे, एंगल पीछे आएगा, एंगल कम आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। आई नॉट की वैल्यू पुट कर दो, आई नॉट की वैल्यू 10⁴, साइन ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू 1000 दे थी आपको इजीली, तो 100t माइनस π/2। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अब इसमें वोल्टेज ये दे दिया, ठीक है। आगे की वैल्यू पीक वैल्यू 100 आपका ओमेगा आ गया। न्यूमेरिक इक्वेशन देखते आप समझ जाओगे कि क्या वैल्यू है ओमेगा की और क्या वैल्यू है पीक।
इज अप्लाइड टू 2 हेनरी इंडक्टर थ्रू एसी एमीटर, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ एमीटर। अब यहां पर हेनरी कितना है, मतलब एल कितना दिया, 2 हेनरी, और वोल्टेज की इक्वेशन ये दे दी, ठीक है। तो वोल्टेज की इक्वेशन दे दी 200√2 साइन 100t, और एल की वैल्यू दे दी 2 हेनरी, ठीक है। कुछ भी माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी, हेनरी भी दे सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला, एमीटर की रीडिंग। भाई एमीटर की रीडिंग तो आएगी IRMS, तो सबसे पहले मैं VRMS निकाल लूं। VRMS क्या होगा, V0/√2। तो V0 कितना है, V0 कितना दिया था, 200 इंटू √2 डिवाइड बाय √2, तो ये आ गया 200 वोल्ट। तो VRMS की वैल्यू है 200 वोल्ट। अब VRMS के बाद मुझे चाहिए XL। XL की वैल्यू होती है L ओमेगा। L कितना है 2 हेनरी, ओमेगा कितना है 100, ये लो XL भी आ गया, XL आ गया 200 ओम, ठीक है। L से काम नहीं चलेगा, XL निकालना पड़ेगा 200 ओम। अब मुझे चाहिए IRMS, क्योंकि एमीटर क्या रीड करेगा, RMS वैल्यू, तो वो आती है VRMS अपॉन XL। VRMS की वैल्यू कितनी है 200, और XL की वैल्यू कितनी है 200। 200/200 क्या होगा, 1 एम्पियर। तो इसका आंसर होगा 1 एम्पियर। थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर आएगा 1 एम्पियर इसका। तो 200√2 पीक वैल्यू दी थी, RMS वैल्यू आ गई 200, L दे दिया 2, ओमेगा दे दिया 100, तो इजीली हमने IRMS निकाल लिया। क्लियर। तो IRMS की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। नाउ नेक्स्ट देखो, और न्यूमेरिकल करें इसका। क्वेश्चन नंबर 4, अ 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट RMS एंड पीक। सब पूछ लिया इसमें। इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। तो बहुत सारी चीजें इसमें पूछी गई हैं, एक एक चीज करके निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपको C दे दिया है, इसमें इसका सोल्यूशन मैं ही कर दूं, फोर्थ वाले का। C दे दिया है 15 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और आपको दिया है रिटर्न, देखो ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स है। इसका मतलब ये जो C का जो कैपेसिटर है आपका, इस पे जो AC वोल्टेज सोर्स लगाया है, इसके लिए लिखा हुआ है 220 वोल्ट, यहाँ लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज। तो मैंने आपको वैसे ही समझाया था कि लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ मतलब रिटर्न वैल्यू कौन सी होगी, RMS। तो 220 किसकी वैल्यू है, VRMS की। क्लियर है। 220 वोल्ट किसकी वैल्यू होगी, VRMS की। तो VRMS है 220 वोल्ट, VRMS 220 वोल्ट है। C आ गया। अच्छा ओमेगा तो नहीं है, 50 हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा निकाल लो 2πf से। F कितना है 50, तो 50 इंटू 200, इसको ले लेंगे 100 पाई। ओमेगा आ गया 100 पाई, VRMS आ गया 220। और क्या निकालें, सबसे पहले उसने कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ लिया फर्स्ट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है, XC इक्वल्स टू 1/C ओमेगा होगा। तो 1/C, C कितना है 15 माइक्रो 10⁻⁻⁶, और ओमेगा होगा 100 पाई, 100 पाई, ठीक है। तो यहां पर ये 0 से 0 कैंसिल करो, तो 0 से 0 2 0 कैंसिल हो गए, तो 10⁴ ऊपर चला जाएगा, मतलब आपका 10,000 अपॉन 15 इंटू पाई। ये XC की वैल्यू है 10,000 अपॉन 15 इंटू पाई। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो XC निकाल ही सकते हैं। पहले हम देखें करंट की वैल्यू क्या, इसमें और क्या पूछा है, करंट की वैल्यू पूछी है। वोल्टेज कौन सा दिया है, VRMS। तो हम सबसे पहले तो IRMS निकाल लेंगे। इसके अंदर IRMS कैसे निकलेगा, इसके अंदर निकलेगा IRMS VRMS अपॉन, बताओ क्या डिवाइड करेंगे, वोल्टेज अपॉन क्या डिवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका एक तो R होता है, रेजिस्टेंस L होता तो XL होता है, और C होता तो XC होता है। तो ये सर्किट कौन सा है, कैपेसिटर वाला। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कौन से टाइप का होगा, XC। अलग अलग डिजाइन के रेजिस्टर है इसमें, बेसिक आपने पढ़ा, बेसिक टर्म्स हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहां पर ये था कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपने पास है जो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी, VRMS कितना था, VRMS अपने पास है 220, 220 पुट कर दिया, 220 वोल्ट, और XC आपने पुट कर दिया 10,000, 15 पाई, ये आपके पास IRMS है। तो XC भी निकाल सकते हैं और IRMS भी निकाल सकते हैं। पहले XC निकाल लें। XC दिया हुआ है 10,000 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 इंटू पाई होगा 3.14। आपके पास ये वैल्यू मिल गई 212.3। तो XC की वैल्यू है 212.3 ओम। ठीक है, फिर यहां पर वैल्यू निकाल दी तो IRMS सीधा निकाल सकते हैं हम। IRMS कैसे निकालेंगे, VRMS कितना है 220 डिवाइड बाय ये कितना है 212.3, ये हम डिवाइड करेंगे तो IRMS डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 220 डिवाइड बाय 212.3, ये वैल्यू मिल गई आपको 1.03। तो IRMS मिल गया आपको 1.03 एम्पियर। तो इसमें भी बताया था कि देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से वोल्ट कनेक्टेड है और आपके पास RMS वैल्यू पूछी थी, तो RMS वैल्यू आ गई 1.03 एम्पियर IRMS वैल्यू है। ठीक है, तो 10,000 हो गया, 15 हो गया, 10,000 15 इंटू 3 45 हो गया। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाई अपन कर सकते हैं। एक बार वापस चेक कर लेते हैं वैल्यू को। 15 इंटू 3.14 डिवाइड बाय करेक्ट 212.3 ओम आपका XC था और XC के बाद मिल गया IRMS। चलिए, तो पहला कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकल गया, करंट RMS निकल गया, तो पीक करंट निकाल सकते हैं। RMS आपके पास है 1.03, तो फिर RMS के बाद अगर 1.03 है तो थर्ड पीक करंट पूछा है इसमें। तो पीक करंट क्या होता है, I0 इक्वल्स टू IRMS इंटू √2। तो IRMS आया 1.03, √2 आपका 1.41। ठीक है, तो 1.03 और 1.41 को मल्टीप्लाई करके हम I0 निकाल सकते हैं। 1.03 इंटू 1.41, तो ये आ गया 1.45 एम्पियर। ये आपका पीक करंट है। तो और क्या पूछा था इसमें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया, RMS करंट आ गया, पीक करंट आ गया। अब आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी इज डबल, देन व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं, भाई XC की वैल्यू क्या है 1/C ओमेगा। ओमेगा मतलब C इंटू 2πf। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का XC के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे, फ्रीक्वेंसी क्या पुट कर देंगे डबल, तो नया रिएक्टेंस क्या आएगा, देखो XC डैश आएगा 1/C 2π, फ्रीक्वेंसी आपने कर दी डबल 2f। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो 1/C इंटू 2πf, तो 1/C इंटू 2πf, इसकी वैल्यू तो क्या होगी, इस 2 को छोड़ दें बस, इस पूरे की वैल्यू तो क्या है XC है। तो इस 2 जो आपने लिखा था उसको छोड़ के तो XC पुट कर सकते हैं, तो XC/2। ठीक है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन है, हाफ हो जाएगा, जो पहले था उसका हाफ लिख दोगे। अब करंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 में इसने करंट की बात भी कर ली। तो I इक्वल्स टू क्या होता है V/XC, और XC की वैल्यू पुट करें तो XC की वैल्यू क्या है 1/C ओमेगा। तो यहां पे आ गया VC ओमेगा। तो करंट की इक्वेशन आती है VC ओमेगा। अब करंट की बात करें तो करंट के तो सामने आ गई फ्रीक्वेंसी, करंट की वैल्यू है VC ओमेगा। ओमेगा क्या होगा 2πf। करंट के सामने फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो I डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। वैसे भी करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया हाफ, तो करंट क्या हो जाएगा डबल। वोल्टेज तो फिक्स है ना,
तो करंट और रेजिस्टेंस में वैसे भी इन्वर्स का रिलेशन है, आपको पता ही है, देखो दिख ही रहा है। तो XC अगर हाफ होगा तो करंट क्या हो जाएगा, डबल। और सीधा फ्रीक्वेंसी से रिलेशन में निकाल दिया हमने, I सीधा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखें। A 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। अब देख लो C दिया हुआ है, V दिया हुआ है। कौन सा V दिया हुआ है, ये जब सोर्स बनाओगे वोल्टेज कितना लिखना है, मैंने 220 लिखा था पहले वाले में 220 था, इसमें 110 है, तो इसमें कौन सा V दिया हुआ है, VRMS, रिटर्न वैल्यू है इसलिए। फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, 60, इस वाले में 50 थी, इसमें 60 दे दी। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन सर्किट। अब RMS पूछा है, C दे दिया, वोल्टेज दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दी। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो C दे दिया, सर्किट ऐसे दिया हुआ है, कैपेसिटर ये रहा, और ये वोल्टेज सोर्स है आपका, AC वोल्टेज सोर्स। यहां पे लिखा है 110 वोल्ट और यहां लिखा हुआ है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो लिखा हुआ मतलब रिटर्न है, रिटर्न मतलब RMS है, तो VRMS कितना है, वो 110 वोल्ट। क्लियर, तो VRMS आपका 110 वोल्ट है। C आपको दे रखा था 60 माइक्रोफैरेड, 60 हर्ट्ज, 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, तो 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, तो आप देखो 60 माइक्रोफैरेड, तो VRMS गिवन है, F गिवन है, तो XC निकाल सकते हैं। XC क्या होगा, 1/C ओमेगा। C कितना है, 60 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 टू पावर -6, ओमेगा कितना है 2 पाई F, F कितना है यहाँ पे 60 है। क्लियर, F की वैल्यू कितनी है, 60 है ना, तो हम 60 पुट करेंगे, ओमेगा की जगह क्या आएगा 2 पाई F की वैल्यू 60। अब आप देखो 2 जीरो थे, कैंसिल कर दो, 2 जीरो कैंसिल कर दी, 10 टू पावर -4 बचा, तो 36 इंटू 2 72, तो ये आएगा 10,000 डिवाइड बाय 72 पाई। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72 पाई, तो 10,000 डिवाइड बाय 72 पाई, ये मिला मुझे XC की वैल्यू, राइट। अब XC मिल गया, VRMS मिल गया, तो IRMS निकाल सकते हैं। पहले हम XC निकाल लें, 10,000 बाय 72 पाई, XC निकालें पहले, तो 10,000 बाय 72 पाई, तो 72 पाई करें, 72 इंटू 3.14, 72 पाई आ रहा है 226, तो 10,000 डिवाइड बाय 226, ये आ गया आपके पास 44.2 ओम, तो XC की वैल्यू आ गई 44.2 ओम। अब आपको क्या चाहिए, IRMS, तो IRMS कौन सा सर्किट है, C वाला, तो C वाले सर्किट में क्या होगा, VRMS अपॉन XC। C सर्किट में क्या डिवाइड करेंगे, XC, तो VRMS कितना दिया 110 वोल्ट, तो 110 डिवाइड बाय XC की वैल्यू कितनी है 44.2 ओम से डिवाइड कर दिया, तो 100 अप डिवाइड बाय 44.2 करेंगे तो आपको करंट IRMS मिल जाएगा। सो 110 डिवाइड बाय 44.2, ये मिल गया आपको 2.48, तो IRMS की वैल्यू मिल गई 2.48 एम्पियर। किस सर्किट में, इसमें। जब आप यहाँ पर कहीं एमीटर लगाओगे, यहाँ पर कोई एमीटर लगाते हो जो करंट रीड करेगा, करंट इसमें फ्लो होता है, तो जो रीड करेगा वो IRMS होता है, तो IRMS की वैल्यू कितनी है 2.48 एम्पियर। क्लियर, और ये यहाँ पे एक सर्किट में करंट फ्लो होगा, I जिसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी। अब बताओ प्लस π/2 की माइनस π/2, प्लस π/2 की माइनस π/2, कौन सा सर्किट है, C आगे आता है पीछे आता है, L आगे आता है, C आगे आता है, अल्फाबेटिकली C आगे आता है, तो करंट भी क्या होगा इसमें आगे होगा, तो प्लस π/2 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है, तो हमने न्यूमेरिकल किया। तो आपने देखे बेसिक क्वेश्चंस थे, ये एनसीईआरटी के भी थे। बेसिक जो 3 तरह के सर्किट पढ़े हमने, R, S, C और L, उनके बेसिक तरह से आपने इसके क्वेश्चन देखे। अब आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, स्टेप बाय स्टेप चलें बस आप। जैसे इसमें देखो फ्रीक्वेंसी दे दी 220 वोल्ट दे दिया, C दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आएगा, 1/C ओमेगा से XC आ जाएगा, XC डिवाइड बाय V से I आ जाएगा, तो बड़ा इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है।
पहले एक्सी निकालो, एक्सी को डिवाइड करो वी में तो आई आ जाएगा। आई के बाद इसने और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछ लिया इसमें। तो बेसिक फॉर्मूले से एक्सी के हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं। तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले सारे याद करोगे, आगे थोड़े फॉर्मूले और बढ़ेंगे। फॉर्मूले तो सारे सिंपल हैं, आगे सभी फॉर्मूले हम बना लेंगे। हम उन फॉर्मूलों को बनाया जा सकता है, हम उन फॉर्मूलों को बनाएंगे भी सही। बट उनको आप देखकर ऐसा नहीं कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं आप घबरा जाओ। बेसिक चीज़ तरीके से आप याद करो, तो आगे इनको मिक्स ही करना है बस। मैंने आपको पहले भी कहा RLC पढ़ लिया, अब आगे मिक्सिंग शुरू कर दो। तो मिक्सिंग में तो बेसिक चीज़ तो यही काम आएगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मिक्सिंग शुरू करेंगे, तो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले, सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, कीप स्टडिंग।